हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके बताया कि कल एक्सपेरिमेंट्स देखे और बहुत मज़ा आया, तो आज आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ और भी ज़्यादा एक्साइटिंग रिएक्शन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम ये देखें कि हम कल देख क्या रहे थे। हाँ, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगे थे, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हम समझ गए कि डीकम्पोजिशन का मतलब है कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, आइदर इट इज़ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम किसी सिंगल सब्सटेंस को मल्टीपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दें। ठीक है, वो डीकम्पोजिशन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दिया जा सकता है। जब हीट दिया जाता है तो दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी। सबसे पहले हमने बात करी लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन, जो आपने कल एज अ केमिकल रिएक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि जो लेड नाइट्रेट है अपॉन हीटिंग गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 सब्सटेंसेस, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थे ऑब्जर्वेशंस। आपने रिएक्शन देखी और आपका फीडबैक मुझे मिला है कि आपको समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशंस क्या थे। हमने 4 ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखे थे। वैसे आपसे 4 ऑब्जर्वेशन पूछे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 ऑब्जर्वेशन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन ऑब्जर्वेशन नंबर 1, क्रैकलिंग साउंड। हाँ, जो चटर पटर की आवाज़ आ रही थी शुरू में, आपने सुनी होगी। नहीं सुनी या ध्यान नहीं दिया तो दोबारा वीडियो देखो, कल वाला, आपको सुनाई देगी। मैंने देखा था कि उसमें अच्छे से सुनाई दे रहा है। तो क्रैकलिंग साउंड ऑब्जर्वेशन नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस, दैट इज NO2। NO2 निकलती है रेडिश ब्राउन कलर, वो भी बहुत क्लियरली विजिबल है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, येलो कलर का रेजिड्यू बनता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, हम फ्लेम जब लेकर के जाते हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में जलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और अगर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा तो ऑक्सीजन क्योंकि सपोर्टर ऑफ कंबशन है, तो वो कंबशन को सपोर्ट करेगा और फ्लेम ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन भी हमने लिखे थे। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हमने साइड में डाल दिया था। इसको भी हम बैलेंसिंग के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मैंने आपको कल दिखाया था। फेरस सल्फेट, हालांकि इसमें कलर ऑब्जर्वेशन कुछ होता नहीं है इस रिएक्शन में। ये एक पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है। और ये फेरस सल्फेट जो है, इसको जब हम हीट करते हैं उसी तरह से जैसे कल लेड नाइट्रेट को किया था, यानी उसे एक बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके डायरेक्ट हीट करना। तो इसमें क्या होता है देखें कि इस रिएक्शन में ये सॉलिड फेरस सल्फेट जो कि पेल ग्रीन कलर का है, हमारा केमिकल रिएक्शन कहता है कि ये डीकम्पोज हो जाएगा और ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे 2 गैसेस रिलीज होंगी। हाँ, SO2 SO3 2 गैसेस हैं जो रिलीज होंगी। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशंस लिखना ज़रूरी है, हमको ये समझ में आना चाहिए कि क्या दिखेगा। अब देखो, ऑब्जर्वेशन जो है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऐसा क्यों होता है ये अपन देखें कि ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ मैं, एसिड बेसिस में हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, फेरस सल्फेट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके क्रिस्टल में छुपा हुआ है।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है .7H2O। इसको हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। हेप्टा मतलब 7, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और ये 7H2O जो हैं ये क्रिस्टल के साथ में फिजिकली एसोसिएटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, जो कि इस क्रिस्टल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, इस क्रिस्टल के या इस सॉल्ट के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, पेल ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो वो इसकी वजह से दिख रहा है। तो जब हम सॉलिड फेरस सल्फेट लेते हैं तो एक्चुअली हम ये लेते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ग्रीन दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस सॉल्ट। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ये समझ लें कि इसमें 7H2O एसोसिएटेड था इसके मॉलिक्यूल में, इसके क्रिस्टल में। और जब हम इसको हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में रख के, तो सबसे पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है FeSO4 + 7H2O। ठीक है, अब क्योंकि ये 7H2O जो था, ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो थे, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो इसकी जो पेल ग्रीन कलर की अपीयरेंस है वो चली जाएगी। अब ये वाइट हो जाएगा। पहले ये था पेल ग्रीन, अब ये हो जाएगा वाइट। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो सॉल्ट है वो तो वाइट हो जाता है, और नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला है वो नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो जाता है। हाँ, वाटर ड्रॉपलेट्स नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, रेडिश ब्राउन कलर्ड, सॉरी आप रेडिश ब्राउन कह सकते हो इसको, लेकिन इसको ब्राउन भी कहा जाता है ना। रेडिश ब्राउन गलत नहीं है लिखना, लेकिन इसको ब्राउन भी कहा जाता है। तो रेडिश ब्राउन ही कहना है ऐसा नहीं, रेडिश ब्राउन भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पेपर में, और सिर्फ ब्राउन लिखा हुआ भी आ सकता है, बात ध्यान रखें। तो रेडिश ब्राउन और सिंपली ब्राउन रेजिड्यू इज फॉर्म्ड। वही बात है कि अगर बाकी प्रोडक्ट्स गैसेस हैं तो वो तो निकल जाएंगे, और बचा खुचा रेजिड्यू इज Fe2O3 विच इज ब्राउन इन कलर। हाँ, ये बात समझे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2 and SO3 we get suffocating smell of burning sulfur, suffocating smell of burning sulfur। ये 3 ऑब्जर्वेशन याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक्चुअली वो आपको आपके टेस्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल आप देखें कि ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको बैलेंस कर देना है। ये कंसेप्ट भी हमको पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है पहले, हाँ, हाइड्रेटेड सॉल्ट, अब एनहाइड्रस सॉल्ट हो जाता है। इस सॉल्ट को जिसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दिया गया है हम एनहाइड्रस बोलते हैं। ये बात याद रखना। एसिड बेसिस में आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि हमने केमिकल रिएक्शन में जब डीकम्पोजिशन देखा था किसका, फेरस सल्फेट का, तो उस समय हमने ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था। लेड नाइट्रेट का थर्मल डीकम्पोजिशन और फेरस सल्फेट का थर्मल डीकम्पोजिशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इन दोनों में से अक्सर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस। अब हमने एक और इसमें ऐड करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन में एक और रिएक्शन ऐड करेंगे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कल मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखाया था, वाइट कलर का पाउडर। आपको पता चली गया है कि मिल्की वाइट होता है, एकदम वाइट। कैल्शियम कार्बोनेट ये है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है एकदम सॉफ्ट वाइट पाउडर होता है, और अगर इसको हम डायरेक्ट हीट दें तो दो चीज़ें बनती हैं, CaO यानी क्विक लाइम। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट रॉक्स की फॉर्म में मिलता है। मार्बल भी यही है, मार्बल रॉक्स होती हैं, माइनिंग करके निकालते हैं मार्बल को, तो लाइमस्टोन भी कहते हैं हम इसको। ये बात भी ध्यान रखें, जब आप इसको हीट करते हो तो क्विक लाइम यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था, CaO बनता है, यानी क्विक लाइम बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। थर्मल डिकम्पोजिशन छोटा सा रिएक्शन है, बैलेंस भी नहीं करना, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक में क्या क्या बातें हैं, है ना। आप NCERT वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे होगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको पढ़ना ही चाहिए, और इस समय जब हम इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली देखना चाहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और बुक में क्या लिखा हुआ है। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कल हमने ये देखा था, ये हम देख रहे हैं, कल नहीं हमने अभी देखा था, कल तो हमने ये देखा था लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये वाला। और इसमें हमने क्या देखा कि लेड नाइट्रेट को हीट किया तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनी। एक रिएक्शन तो ये है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हम देख रहे थे, ये वाला जो डायग्राम आपका दिख रहा है आपको ये, जिसमें वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, हम नोज इसको डायरेक्ट इनहेल नहीं करते हैं। क्यों नहीं इनहेल करते? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर सल्फर ऑक्साइड्स विच आर नोन पॉल्यूटेंट्स, हमारे लंग्स के लिए ठीक नहीं है। तो डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर, ऐसा नहीं कि आप उसको टेस्ट कर रहे हो और किसी की नाक पे के लिए सूंघ, है ना, ऐसा नहीं करना है, और ख़ुद भी नहीं उसको स्मेल करना है, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। डेंजरस क्या मतलब? आपको खांसी आने लग जाएगी एकदम से। क्या बोल रहे हैं हम इसको? सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। नोबडी लाइक्स दैट, है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि वाह यार मज़ा आ गया, क्या बना लिया मैंने, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेकर के हीट किया, क्या क्या बातें हुई ये हमने कर ली। ये इक्वेशन है और एक्चुअली ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। तो आपने ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना है जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। ये in this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes pale green to white हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate हम अभी पढ़ रहे हैं to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement.
हाँ, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से पूछा जाएगा ये वाला रिएक्शन, ध्यान रखना। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। हम ये सारी बातें कर चुके हैं। तो 3 रिएक्शंस आपने ध्यान रखनी है, लेड नाइट्रेट का, फेरस सल्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब आज एक एडिशनल रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा जो थर्मल डीकम्पोजिशन की कैटेगरी में आती है। देयर इज अ सॉल्ट अमोनियम डाइक्रोमेट। हाँ, NH42Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको अगर जब हम हीट करते हैं तो इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो क्रोमियम ऑक्साइड बनता है Cr2O3, एक बनता है नाइट्रोजन गैस और एक वेपर बनते हैं वाटर के। ये भी गैशियस फॉर्म में, ये भी गैशियस फॉर्म में, और ये बनता है सॉलिड। ये ऑरेंज कलर का सॉलिड है, और क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर का सॉलिड है। दिस रिएक्शन इज पॉपुलरली नोन एज केमिकल वॉल्केनो। क्या होता है इस रिएक्शन में कि हम जब बॉइलिंग ट्यूब में अमोनियम डाइक्रोमेट डालते हैं, क्योंकि एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, उसको आप जब हीट करते हो, जब बर्नर जलाते हो उसके नीचे, तो वो बड़ी विगरस रिएक्शन करता है, उसका बड़ा ज़बरदस्त थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाता है, और क्रोमियम ऑक्साइड जो कि ग्रीन कलर का सॉल्ट है वो एक वॉल्केनो की तरह से बाहर निकलता है ना। जैसे कोई फाउंटेन होता है तो हम उसको वॉल्केनो बोलते हैं, उसका नाम ऐसा पड़ गया केमिकल वॉल्केनो। तो अपन केमिकल वॉल्केनो देखते हैं, अभी आपको मज़ा आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा दिखे। अभी फिर मैं स्क्रीन से थोड़ा सामान उठाने के लिए बाहर हो जाऊँगा कुछ समय के लिए। आप डरना मत, जैसे कल भी नहीं डरे थे आज भी मत डरना। हाँ, आप तो बहुत बहादुर हो, बहादुर हो ना आप लोग, बहादुर होना चाहिए। बहादुर मतलब ब्रेव, पता है कि नहीं? ये दिख रहा है? यस, आई होप इट इज विजिबल। देखिए ये जो है ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। मैं इसमें से थोड़ा सॉल्ट निकाल के और इसमें डाल दूंगा, बॉइलिंग ट्यूब में हम इसको डाल देंगे। ऑफलाइन क्लासेस में ये अच्छा दिखता है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा इसको बार बार दिखाना हम प्रेफर नहीं करते, एक बार तो दिखाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली क्रोमियम ऑक्साइड इज़ कार्सिनोजेनिक, यानी इसे टच करने से, इसके कांटेक्ट में आने से ऐसा हमने पढ़ा है कि कैंसर हो सकता है। हाँ, ऑनलाइन इसे देखने में आपको कोई ख़तरा नहीं है, बार बार इसे यूज़ करने से मुझे ज़रूर थोड़ा ख़तरा है, लेकिन हम भी बहादुर हैं। आप बहादुर हो, हम भी बहादुर हैं। तो ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का सब्सटेंस। हाँ, इसको मैं थोड़ा आपके पास ला के दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, हालांकि वो थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, दिख रहा है आई गेस। यस, तो अब देखो कि इसको अपन वैसे ही कल जैसे हमने बर्नर रखा था, बर्नर इसके नीचे रखते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन करना है ना हमको, तो इसका थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वॉल्केनो की तरह उड़ता है।
तो ये बर्नर है, अब इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। हाँ, एकदम से रिएक्शन शुरू हो जाती है। इट हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग। हाँ, इसके अंदर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखा? दिस इज केमिकल वॉल्केनो, कैन यू सी? ब्यूटीफुल इजंट इट? हाँ, ग्रीन कलर का ये सब उड़ता उड़ता मेरे ऊपर आ गया। चलो इसको बंद कर दें। एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं थी भागने की दूर, पीछे बोर्ड है, साइड में ये हाथ में मेरे, यदि मैं भागता तो सिलेंडर ही आ जाता साथ में, तो मैं भाग नहीं पाया और मेरे ऊपर थोड़ा ये गिर गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि बहुत सारा क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। हाँ, जो इसमें आपको भरा हुआ दिख रहा होगा ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ये क्रोमियम ऑक्साइड है। हाँ, और नीचे भी इकट्ठा हो गया है। ये हमने एक पेपर रख दिया था, उस पर देखो ये इकट्ठा हो गया खूब सारा। हाँ, आपको शायद दिख रहा होगा ये सब। मैं इसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे लेके दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया, बहुत सारा ये उड़ करके और गिर गया है इधर। मेरे ऊपर भी गिर गया है थोड़ा ये, तो क्लास के बाद हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो मज़ा आया आपको, है ना? मज़ेदार चीज़ है ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसको हमने बैलेंस किया था। कैसे किया था आपको शायद याद हो, आप मेरे को इसे बैलेंस करके भेज दो, बहुत इजीली बैलेंस हो गया था ये। हाँ, तो आप इसे बैलेंस करो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। आपको अभी भी याद है कि नहीं, देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन का पहला जो पार्ट है वो तो है थर्मल डिकम्पोजिशन। द अदर पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज, जो दूसरे तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें हीट के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करें, इसको हम लाइट अगर यूज़ करें तो हम कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो का मतलब लाइट होता है। हाँ, फोटो इज लाइट, लिसिस इज ब्रेक डाउन, तोड़ देना। तो फोटोलिसिस जो है वो ब्रेक डाउन है ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है जिसको हम बोल रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, या एक और सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट गेट्स डीकम्पोज्ड। AgCl, सिल्वर क्लोराइड, याद रखें इट इज़ अ वाइट कलर्ड सॉल्ट, सॉलिड है ये। इसको हमने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। हाँ, सनलाइट को एक्सपोज कर दिया। तो व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट इट गेट्स डीकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। एंड सिल्वर इज ग्रे इन कलर, ये बात भी ध्यान रखें। हाँ, ये है फोटोलिसिस। सिमिलरली if we take AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी एक्चुअली वो पेल वाइट होता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें कभी कभी इसको ब्राउन लिखा जाता है। हाँ, तो ब्राउन लिखा हुआ आए कि एक ब्राउन सॉल्ट है, उसको हम सनलाइट को एक्सपोज करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, यानी डीकम्पोज हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। ये फोटोलिसिस का दूसरा एग्जाम्पल है। ब्राउन लिखा हो सकता है, और नॉलेज के लिए आप जान लें कि ये एक्चुअली ब्राउन है नहीं, एग्जैक्टली ये पेल वाइट है, लेकिन ये ब्राउन लिखा हुआ मैंने ज़्यादातर पेपर्स में देखा है, इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि आप भूल मत जाना इस बात को,
क्योंकि ब्राउन हमने थोड़ी देर पहले Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को देखा था। फेरिक ऑक्साइड अक्सर अलग अलग रिएक्शंस में काम आता है, तो हमारी ज़्यादा आदत होती है कि ब्राउन मतलब फेरिक ऑक्साइड, और हम जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम फेरिक ऑक्साइड के बारे में सोचते हैं और फिर हमको आगे रिएक्शन याद नहीं आती कि इसका फोटोलिसिस कब हुआ था, है ना। हालांकि ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कभी कभी पढ़ते हैं या पूरी साल में केवल एक ही बार पढ़ते हैं एक टॉपिक को। जो बार बार पढ़ते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, जो एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, उनको इस तरह की कन्फ्यूजन्स कभी होती नहीं है। तो आप कई बार पढ़ने जा रहे हो, अभी ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम कि सिल्वर ब्रोमाइड गेट्स डीकम्पोज्ड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। यहाँ पे ये भी बात याद रखने की है कि यहाँ पे ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में निकल रहा है, ब्रोमीन गैस निकल रहा है। क्लोरीन भी गैस था, ब्रोमीन भी गैस है। ब्रोमीन अदरवाइज लिक्विड नॉन मेटल है ना। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे ये भी गैस निकल रही है। तो इसका एक कमर्शियल यूज़ है, दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है ये रिएक्शन। ये आपका हाइलाइटिंग पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फोटोलिसिस कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। याद रहेगा, कोई ख़ास बात नहीं है, अच्छे से हमको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन, एक और डीकम्पोजिशन है, दैट इज व्हेन यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस हम देख चुके हैं, दैट इज ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस into multiple substances with the help of electricity। एक सिंपल रिएक्शन है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, हम इसको हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑल्सो, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑल्सो, जो मर्जी बोले आप इसको। हाँ, इसका मतलब यही है कि वाटर को आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन कर रहे हो और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब इस रिएक्शन के बारे में एक बड़ी काम की बात है, याद रखें कि ये जो रिएक्शन दिख रहा है अपने को, इसमें आप ध्यान रखें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठा हुआ? कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे इकट्ठा हुआ? एनोड पे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वॉल्यूम वाइज वो 2:1 है। हाँ, हाइड्रोजन 2 टाइम्स एंड ऑक्सीजन 1 टाइम। हाँ, जितना ऑक्सीजन इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हुआ है, वाटर को हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखा हुआ है। अगर ये आपको छोटा लग रहा हो तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, इससे हम इसको थोड़ा क्लोजली देख लें। देखें, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के लगे हुए हैं, बैटरी से जुड़ा हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है उसको हम कैथोड बोलते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, उसे एनोड बोलते हैं। और क्योंकि एनायन ऑक्सीजन के होते हैं, एनोड मतलब वो इलेक्ट्रोड जिस पे एनायन जाए। हाँ, एनायन को अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो वो एनोड जो है वो ये है, एनोड पे ऑक्सीजन गई है। हाँ, हमने एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दी उस पर, हाँ, और वहाँ पे वो इकट्ठा हो गई। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दिया है ऑन कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो गई। तो हाइड्रोजन का रेशियो 2, ऑक्सीजन का रेशियो 1, 2:1 के रेशियो में मिलती है। वाई? टू फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको याद होना चाहिए। हाँ, कि 2 सब्सटेंसेज इन अ कंपाउंड हमेशा एक फिक्स रेशियो बाय मास में ही कंबाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास जो है वो 1:8 है, और इस वजह से उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। तो हाइड्रोजन
का फॉर्मूला बनता है H2O, जिसमें टू इन एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2O, एवरीबडी नोज. हाँ, इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. हाँ, हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑक्सीजन से डबल है, तो वो डबल जगह घेरता है, यानी उसका वॉल्यूम भी डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. इसलिए ये इस तरह से मिलता है. ये बात मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये एग्जाम्पल हमारा है. हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन हम कर ही चुके. फोटोलिसिस में सनलाइट को एक्सपोज कर दिया सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स ग्रे. ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड. अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. यह हाईलाइटिंग पॉइंट है. हाँ, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अलग अलग heat, light or electricity. We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. इन सब reactions में energy in any form absorb की है, तो ये जो decomposition reaction है ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जिसमें हीट को यूज़ करके हमने डिकम्पोज किया है. तो हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. Take about 2 gram barium hydroxide in a test tube, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? है ना, छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, अक्सर इग्नोर हो जाती है. आपको मैं दिखाता हूँ. ये चीज़ अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिला देना. 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड उसमें डाल के मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम. हाँ, हमें क्या पता चलेगा कि वो ठंडा हो गया है. इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इस तरह की रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, हम इनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी के बीच में ये जो ब्लू कलर के क्वेश्चंस होते हैं इनको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं. और आपके स्कूल में जो होने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स जिनको आप यूनिट टेस्ट बोल सकते हो या पीरियोडिकल्स बोल सकते हो, या कोई क्लास टेस्ट भी बेशक हो रहा हो, तो उनमें इनको यूज़ कर लिया जाता है अक्सर, है ना, कि कम पढ़ाया तो इसमें से उठा करके क्वेश्चन दे दिया. तो हमको ये सब क्वेश्चन के आंसर देना आना चाहिए. आप याद रखें कि आपको पूरे साल भर हर टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. हाँ, हर टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, जिससे कि अगर एवरेज आउट किया जाए तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहे और आपके मार्क्स हमेशा अच्छे रहें, टीचर्स पर इम्प्रेशन भी अच्छा रहे, इंटरनल मार्क्स भी आपको बेस्ट पॉसिबल मिले. तो देखें कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. अब वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, लेकिन नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला. हम अगर CaOH होल ट्वाइस लिख देते तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आती है. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर. तो वाटर के साथ में रिएक्शन तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड की देखी है, CaO + H2O. हाँ, तो CaO इज़ क्विकलाइम, तो हम उसको X इज़ CaO ऐसा ही लिखना पड़ेगा हमको. उसका नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है और उसका फार्मूला CaO है. वी कॉल इट क्विकलाइम. व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट बिकम्स CaOH होल ट्वाइस, दैट इज स्लेक्ड लाइम. और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस अल्टीमेटली इज यूज्ड इन वाइट वॉश, है ना. तो हम आउटराइटली CaOH होल ट्वाइस नहीं बोलते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं है वाटर के साथ में CaOH होल ट्वाइस की. अगर CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डालेंगे तो वो वाटर के साथ में मिल करके लाइम वाटर बनाता है. दैट इज़ अ फिजिकल चेंज.
कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। जब वो सॉलिड था तब भी वो CaOH होल्ड वाइज था, और वो पानी में चला गया तो भी वो CaOH होल्ड वाइज है। सिंस देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, तो इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि XCaO लिखना है और फिर X का वाटर के साथ रिएक्शन ये वाला दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखें, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। ये क्या बात हो रही है? ये जो अभी अभी हमने सीखा, हाँ, एक्टिविटी 1.7, दिस इज एक्टिविटी 1.7, और जो बात हमने कही 2:1 के रेशियो में, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन एंड 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये जो आपने अभी रिसेंटली डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी है, इलेक्ट्रोलिसिस, उसके पहले आपने लिखी फोटोलिसिस, इनको भी बैलेंस कर दें। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। ऐसे ही ब्रोमीन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। H2O, H2 + O2 बैलेंस करना आपको आता ही है। क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब आप देखो कि बिना टेबल बनाए हम इसको ईजीली बैलेंस कर पा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, बड़ी आसानी से हम कर पा रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई? अब तक हमने 2 तरह की रिएक्शंस देख ली है। मैं आपको जल्दी से ब्रशअप करवा दूं कि अब तक इस चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं। टू स्टार्ट विद हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करो, तो केमिकल रिएक्शन पॉज करो और अपने आप डेफिनेशन बोलो, और उसके बाद सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज ड्यूरिंग विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद इंटायरली न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो what changes we can expect to be observed during a chemical reaction? Number 1, change in state. Number 2, change in color. Number 3, change in temperature. Number 4, evolution of gas. Number 5, formation of precipitate. फिर सवाल आया, what is a precipitate? तो precipitate is an insoluble substance formed as a result of a chemical reaction. फिर बात आई कि what is a chemical equation? तो केमिकल इक्वेशन के लिए हमने कहा कि केमिकल इक्वेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स और द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हम यूज़ करें। साथ में हम कुछ सपोर्टिव सिंबल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे एनर्जी के लिए, हीट के लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए। एवरी केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली it has 2 parts. One is at the left hand side, which are the reactants, and at the left hand side, right hand side, they are the products, and they are separated with the help of an arrowhead. Arrowhead tells us the direction of the chemical reaction, yani it is always pointing from reactant side to the product side. फिर हमने बताया कि इसमें हम ब्रैकेट में गैस लिख करके या सॉलिड लिख के या लिक्विड लिख के हम इसकी स्टेट्स भी बता सकते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। जो भी सब्सटेंसेस या तो उस रिएक्शन में बन रहे हैं या उसमें यूज़ किया जा रहा है एज एन रिएक्टेंट, हाँ, तो उन सबको हम उनको उनकी स्टेट बता करके कि वो किस स्टेट में है, या फिर उसमें कलर चेंज क्या हो रहा है, या उसमें एनर्जी कितनी निकल रही है, ये सब बातें उसमें ऐड करके हम उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन को बैलेंस करना। हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन अगर केवल वर्ड की फॉर्म में लिखी है, यानी जो सब्सटेंसेस हैं उनके नाम लिखे गए हैं, इन जस्ट नेम्स नॉट द फार्मूला, तो उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। फार्मूला लिख दिया है, बैलेंस नहीं है, तो हम उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, और बैलेंस कर दिया तो हम उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं।
लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या है? हमने दो लिमिटेशंस बताए थे केमिकल इक्वेशन के। एक तो ये वायबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नहीं बताती है। वायबिलिटी मतलब एक्चुअली वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इक्वेशन हम किसी की भी बना देंगे, बैलेंस करके आपको दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम प्रैक्टिकली उसे करके देखें तो पता चलता है कि वो रिएक्शन होती ही नहीं है। तो इक्वेशन कोई भी बनाई जा सकती है, किसी इक्वेशन को देख करके आपको ये पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। क्या पता किसी ने ऐसे ही लिख दिया हो और वो होता ही नहीं हो, तो वो तो हम लैब में जब प्रैक्टिकली चेक करेंगे तभी पता चलेगा। दूसरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस की जाती है कि हमें केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता नहीं चलता। हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली क्या हुआ है। जैसे कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैंने सोडियम को पानी में डाला और आपको करके दिखा दिया कि यार देखो बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये चीज़ मैं केवल केमिकल इक्वेशन से लिखूंगा तो मैं पॉप साउंड नहीं दिखा सकता, है ना। या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है उसको हाथ पे टच करके देखेंगे तो वो बड़ा सोपी इन टच होता है, चिकना चिकना होता है। हाँ, ये बात केमिकल इक्वेशन में मैं कैसे बताऊँ, नीचे थोड़ी लिख दूँ चिकना चिकना, है ना। तो मैं इसको नहीं बता सकता केमिकल इक्वेशन से। हाँ, इसी तरह से अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कंटेनर हॉट हो गया तो आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब को टच करवा देते हैं सबको, आपको पता चल जाता है कि हाँ जी एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। अभी हम बात कर रहे थे अमोनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट वाली, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। तो केमिकल इक्वेशन कई बातें बता नहीं पाती है, ये उसके लिमिटेशन है। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करनी शुरू की और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एग्जांपल लिए, एक तो मैग्नीशियम रिबन का कंबशन Mg+O2 गिव्स MgO, हाँ, जिसमें हमने कहा कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर क्लीन कर लो पहले, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आपने देखा कि लास्ट क्लास में कि कैसे हम ये करते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर हम उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब उसको फ्लेम पे रखते हैं तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, डैजलिंग वाइट फ्लेम। प्रिकॉशन, फ्लेम को डायरेक्ट नहीं देखना, नेकेड आइज से नहीं देखना, इट कैन डैमेज योर रेटिना, डैमेज योर आइज। दूसरी चीज़ कि वाइट कलर का रेजिड्यू बनता है, वाइट कलर, वाइट एशेस बनते हैं जिसको हम वॉच ग्लास पे या पेट्री डिश पे इकट्ठा कर लेते हैं। हमने चाइना डिश पे किया था। ये दो ऑब्जर्वेशन है। हाँ, Mg+O2 गिव्स MgO, बैलेंस कर दो। फिर दूसरी बात आई कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, यानी क्विकलाइम व्हेन एडेड टू वाटर। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन से जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको हम स्लेट लाइम बोलते हैं। रिएक्शन के दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं। नंबर 1, हिसिंग साउंड। नंबर 2, द कंटेनर बिकम्स हॉट, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी मिला करके एक्वस सॉल्यूशन इसका बना दिया, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ अगर हम ब्लो करते हैं तो विद इन अ मिनट हम देखते हैं कि जो बीकर में जो लाइम वाटर था वो मिल्की वाइट हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज मिल्की वाइट इन कलर। कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली अ precipitate, it is insoluble in water. But when you supply more carbon dioxide to the same container, the excessive supply of carbon dioxide result into calcium bicarbonate CaHCO3 whole twice, and the container, the solution becomes colorless. पहले वो वाइट था, अभी वो कलरलेस हो गया। तो ये तीन रिएक्शंस बैक टू बैक आपको याद रखनी है। आगे जब भी ये आएगी सामने तब हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अब और आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने कहा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हीट यूज़ करते हैं तो थर्मल डीकम्पोजिशन में 3 रिएक्शंस हमने देखी।
Decomposition of lead nitrate PbNO3 whole twice upon heating gives PbO yellow colored plus nitrogen dioxide reddish brown gas plus oxygen। ठीक, इसको बैलेंस कर दिया हमने। फिर फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस था, लेड नाइट्रेट तो वाइट ही था, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। ये जब सॉलिड फॉर्म में है तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी FeSO4.7H2O है, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल H2O गेट्स रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और फिर वो नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंडेंस होकर के इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखती है। हाँ, लेड नाइट्रेट के मैंने आप रिपीट नहीं करे जो कल लिखे थे। हाँ, 4 ऑब्जर्वेशन उसके हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखे। ब्राउन कलर का सब्सटेंस फेरिक ऑक्साइड बनता है, और सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज 2 रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन वाज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्विक क्लाइम CaO बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। फिर हमने फोटोलिसिस की बात की। AgCl अपॉन एक्सपोजिंग टू सनलाइट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिल्वर विच इज ग्रे इन कलर, एंड क्लोरीन गैस सिल्वर ब्रोमाइड विच इज ब्राउन इन कलर और पेल वाइट इन कलर अपॉन एक्सपोजिंग टू सनलाइट गिव्स सिल्वर विच इज ग्रे इन कलर प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ पे गैशियस फॉर्म में होती है, एंड दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। एंड द लास्ट वन वाज इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस विच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो आई होप द कंसेप्ट अप टू दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हाँ, अब जो बचा हुआ पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, तब तक यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। हाँ, आज का आपका टास्क यही है कि NCERT अप टू दिस पॉइंट वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज करो, यू कैन कॉल मी ऑल्सो। थैंक यू।